हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चैप्टर 3, जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 है। ऑब्वियसली हम लोग किस मीडियम में पढ़ रहे हैं? हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए। यदि आप डायरेक्टली इस चैप्टर को पढ़ने आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप एक बार रोड मैप देख लें। रोड मैप जो होता है हमेशा किसमें होता है? लेक्चर 0 में होता है। जो रोड मैप जो पढ़ाते हैं हम लोग किसमें पढ़ाते हैं? लेक्चर 0 में। सब बताते हैं कि प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मार्क्स से क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इसका कठिनाई स्तर क्या है, इसका स्ट्रेटजी क्या है चैप्टर को खत्म करने का, इसके बारे में लेक्चर 0 में कन्वर्ट किए हैं, बताए हुए हैं। सॉरी, नॉट कन्वर्ट किए हैं, बताए हुए हैं। तो एक्चुअली क्या है, यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं तो हम चाहें कि आप बहुपद भी देख लें। पहले बहुपद से ही पढ़ना चाहिए। एक्चुअली पहले बहुपद पढ़िए, फिर द्विघात समीकरण पढ़िए, और इसके बाद क्या पढ़ना पड़ता है। सारा का प्लेलिस्ट रेडी है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया गया, बेसिक से पढ़ाया गया है। आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होने वाला है। तो द्विघात समीकरण पढ़िए, फिर चैप्टर 3 यानी इस चैप्टर पे आप आइए। ये डायरेक्टली यहाँ पर भी आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बाद पहले बहुपद फिर द्विघात समीकरण कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि तीनों चैप्टर जो है रिलेटेड है एक दूसरे से। अब तीनों से मिला के लगभग 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आधा नंबर जो है 50% लगभग सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा आपका, 45 से 50%। समझे? इतना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही आसान है तीनों से मार्क्स उठाना। तो हम चाहेंगे कि पहले आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए ही, तो साथ में तीनों को एक ही लाइन में देके सबका जो है रेडी है, जितना भी प्लेलिस्ट है सब रेडी है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में पढ़ाया गया है। आइए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, ये पहला कंसेप्ट इसमें पढ़ना है, रैखिक समीकरण क्या है पहले ये जान लेते हैं। रैखिक समीकरण से पहले पहले ये जानिए कि समीकरण क्या होता है। जैसे हम बताए हैं, बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं अब तक। ऐसा पद जिसमें LHS हो और RHS हो, ठीक है, और बीच में इक्वल टू, तो क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं समीकरण। ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। जैसे मान लीजिए A = 3, ये क्या है? समीकरण है, क्योंकि A का वैल्यू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी से ये पढ़ते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए रैखिक का मतलब होता है एक सीधी रेखा से संबंधित, ठीक है। अब रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि सीधी रेखा। देखिए ऐसे, तो क्या हो गया? एक रेखा है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, ठीक है। और रैखिक समीकरण का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3x + 3 = 0 है, ये वाला पहला वाला। इसमें जो चर है कौन है? वेरिएबल कौन है? x है। इसका पावर कितना है? इसका पावर है 1। तो क्या हो गया? ये हो गया रैखिक समीकरण, ठीक है। इसीलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। यहाँ देखिए ये है 3x, ये है 3y = 6। x का पावर कितना है? वहां पे 1 है। y का पावर कितना है? ये भी 1 है, =6 है। तो क्या है? रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पे जो चर की संख्या कितना है? चर 2 हो गया, x और y कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं दो चर वाले, ठीक है। दो वेरिएबल हो गया यानी दो चर हो गया, तो क्या बोलेंगे? इसको दो चर वाले बोलेंगे। तो जिसको बोलेंगे दो चर वाले क्या? रैखिक समीकरण। तो यही कंसेप्ट होता है रैखिक समीकरण का। और दो चर वाले रैखिक समीकरण हम इसी को बोलेंगे, जो 2 नंबर है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। एक चीज और ख्याल रखिए, जब भी रैखिक समीकरण आता है, चाहे वो दो चर हो या सिंगल चर हो, उसका जो ग्राफ होता है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये जो ग्राफ क्या चीज है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यह एक्स वाई होगा ऑब्वियसली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है। यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लो, इसका प्लेलिस्ट रेडी है। तो क्या हो गया? ये रैखिक समीकरण का ग्राफ हो गया। अब ग्राफ को हम, इस सब ग्राफ को हम बहुपद में ही बताए हुए हैं बहुत अच्छे से कि रैखिक समीकरण ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, त्रिघात का भी बताए हुए हैं लगभग। तो वहां से जाकर के आप बहुपद से भी इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बता दिया शॉर्ट में। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? देखिए यही होता है, यानी एक्स वाई है। जरूरी नहीं कि जो चर है यानी वेरिएबल है वो एक्स और वाई में ही रहे, यहाँ यू और भी में हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखे हैं? एक्स + by + c = 0।
जहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी गुणांक है आपका, क्या है, गुणांक। और हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्या में होता है, कोई वेरिएबल नहीं होगा, ये गुणांक है, एक्स वाई सी क्या है, गुणांक है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए और बी गुणांक है। ए गुणांक किसका है, एक्स का, बी किसका गुणांक है, वाई का। ए और बी दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। जैसे मानिए ए और बी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी टर्म जीरो, ए बी जीरो, और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपको कहीं से दिख रहा है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, समीकरण तो है लेकिन दो चर वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों जीरो है, तो इसमें जीरो नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसमें कितना चर है, दो चर है, यही तो ना पढ़े हैं। कितना चर है, दो चर, एक एक्स है एक वाई है। और इसमें ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसमें देखिए यहाँ से आप ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तो ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से। यानी इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं या सामान्य रूप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड डी होगा। ओके, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है, 1 है, बी इक्वल टू कितना है, माइनस है, सी इक्वल टू कितना है, 7 है। यही दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप हो गया। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब दो रैखिक समीकरणों का युग्म हमको पढ़ना क्या है, युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ी, यानी जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ी। जोड़ी में कितना संख्या होता है, दो। युग्म मतलब होता है दो। तो दो रैखिक समीकरणों का युग्म यानी दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा। तो इसमें हमेशा कितना बात करेंगे, दो समीकरणों का बात करेंगे। यहाँ से शुरू होता है क्या, 10th का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इसको मानक रूप बोलिए, सामान्य रूप बोलिए, चाहे आप इसको बोल सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं दो रैखिक समीकरण के युग्म को। यहाँ a1 b1 c1, इसमें a2 b2 c2 क्या है, गुणांक है या कांस्टेंट है। अब आइए इसको हम समझते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। जब पहले भी देखिए यहाँ ले लिए रेफरेंस के लिए। अब देखिए, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, या ग्राफ मेथड से हम समझ रहे हैं, और रैखिक समीकरण में बात हो रहा है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा ग्राफ, इसका तो क्लियर है। आइए देखते हैं आप पहला के लिए। क्या है, एक्स वाई हो गया। ओके, एक्स है, वाई है। तो क्या बोल रहा है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कैसे होती हैं, मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ऐसे ऐसे दो रेखाएं, इसमें दो रेखाएं क्या क्या हैं, इसे मान लीजिए क्या हो गया, ये रेखा हो गया, ए बी रेखा है, और ये सी डी रेखा है। ठीक है, दो समीकरण का युग्म है। तो ये एक पॉइंट पे काट रहा है, इसको क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। तो जैसे ही एक पॉइंट पे काटेगा, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तो इनका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। हल मतलब होता है क्या है, ऐसा एक्स वाई का पॉइंट जहां पे दोनों समीकरण जो है सेटिस्फाई करे, यानी ऐसा पॉइंट जो दोनों समीकरण में कॉमन हो। तो यहाँ पे ए बी एक समीकरण है, सी डी एक समीकरण है, यानी रेखा है। ग्राफ में रिप्रेजेंट किया तो रेखा हो जाता है। और ये एक पॉइंट पे कहाँ मिल रहा है, पी पे मिल रहा है। तो पी क्या हो गया, पी एक्स वाई में आएगा। तो पी जो है इसका हल हो जाएगा, क्या होगा, अद्वितीय हल या एक हल होता है, यानी इसके अलावा कोई इसका हल नहीं होगा, मात्र एक हल होगा। तो कोई बोले कि दो समीकरण है, ठीक है, दो समीकरण का युग्म है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। दो समीकरण का युग्म है जिसका एक हल है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। या प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने हल होते हैं, मात्र एक हल या अद्वितीय हल, यानी इसका दूसरा कोई हल नहीं है, इसको अद्वितीय बोलते हैं। जब दो रेखाएं समांतर हो, समझे। अब उसको हम ऐसे ड्रॉ ना करके थोड़ा हम डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं। जब दो रेखा समांतर हो, सॉरी, ए और ए, ठीक है,
अब समांतर है तो इनका कोई हल होगा, जब एक दूसरे को काटेंगे जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसी को हल बोलते हैं। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है इसमें कि ये कहीं पे मिल ही नहीं रहे हैं दोनों रेखा। ये क्या हो गया, ये समांतर हो गए। इनका क्या होता है, समांतर का मतलब सीधा होता है कि ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, रेखाएं क्या मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। इसको L1 मान लीजिए और L2 मान लीजिए, तो इनका कोई हल नहीं होता है। जब दो रेखाएं समांतर होती है इनका कोई हल नहीं होता है। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे पर स्थित हो, मतलब आइए देख लेते हैं मतलब क्या है इसका। ये हो गया पहला रेखा, ठीक है, और ई हो गया दूसरा रेखा। तो इससे क्या मालूम चल रहा है आपको, इससे आपको ये मालूम चल रहा है यहाँ पे कि जो ई रेखा जो है और ई वाला जो रेखा है, दोनों रेखा एक दूसरे पे है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसका कितना हल हो, कितना कॉमन हल होगा सोचिए। जितना कॉमन पॉइंट होगा उतना हल होता है, लेकिन ये तो कॉमन पॉइंट इसमें सारा है, ये सब सब कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका अनंत हल होता है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर स्थित हो, या इसको बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। संपाती याद रखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर स्थित हो या संपाती हो तो उनके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, या अनगिनत हल होते हैं, या अनलिमिटेड हल होते हैं। तो इस तरह का टर्म है तो वही आंसर होगा, अनगिनत। अब देखिए, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उनका एक हल होगा। अब इस समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं, इन्हें अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। ये याद रखिएगा आप कि किस समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं। तीन ही कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी होगा, दो रेखाएं क्या हो सकती है, या प्रतिच्छेदी होगी, या समांतर होगी, या एक दूसरे पर होगी। तो तीन ही कंडीशन होता है, तो तीन ही कंडीशन के बारे में ही पढ़ना होता है और कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो इनका एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। दूसरा क्या होता है, इन्हें अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जब दो रेखाएं समांतर हो तो इनका कोई हल नहीं होता है। ऑब्वियस समांतर है तो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया, सॉरी कोई हल नहीं हुआ। और इन्हें असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर स्थित यानी संपाती हो तो इनका अनेक हल होगा, और इन्हें बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। ये भी याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली पूछ देता है, एक नंबर में आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो ये कैसे पढ़े हम, ये ग्राफ मेथड से हम समझे। कैसे समझे, ग्राफ मेथड से। इसको इंग्लिश बोलते हैं रेखा चित्र, रेखा का चित्र बनाए, पिक्चर बनाए। तो ग्राफ मेथड से समझे कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, और इन रेखाओं के युग्म को कहते क्या है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं हम। तो ग्राफ मेथड से हम समझे, या हल समझना है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर, यानी दो समीकरण आपको दिया रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बताना है कि इसका हल क्या होगा। तो पहला क्या है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो यानी एक बिंदु पर कटे, मतलब ऐसा और ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा है, जब एक बिंदु पर काटेगा तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन यू होता है, a1/b1 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे यहाँ समीकरण है, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b1 है और यहाँ b2 है। दो समीकरण दे दे, वहां पे a1 b1 c1, a2 b2 c2 निकाल लीजिए। और पहले आपको निकालना है किसका रेशियो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब जैसे ई बराबर नहीं आया तो ये क्या हो गया, ये जैसे ही बराबर नहीं आया इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी एक बिंदु पे काट रहे हैं, इनका एक हल है। आम भाषा में यही बोलेंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब दूसरा दूसरा क्या कंडीशन होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बराबर हो है, ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ बराबर आ गया। और क्या, लेकिन c1/c2 नहीं है, कंडीशन याद रखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। इस समांतर रेखा का कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा, a1 निकाल लीजिए बाई a2 निकाल लीजिए, b1/b2 निकाल लीजिए, c1/c2 निकालिए, फिर तीनों को मिलाइए। और जब तीनों बराबर आ गया तो यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या होता है, एक रेखा एक दूसरे पर होते हैं, यानी क्या होते हैं, इसको संपाती होते हैं।
इसी चीज को तो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, संपाती होते हैं, हल के फॉर्म में इसको हम समझ लिए, 1 2 और 3। देखिए इसको, जब एक दूसरे पर होंगे यानी एक बिंदु पर काटेंगे यानी प्रतिच्छेदी में, कितना हल होगा इनका, एक ही समाधान यानी एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और इसका एक कंडीशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब समांतर हो तब इसका कोई समाधान नहीं, तो पढ़ लिए हम, कोई हल नहीं होगा। और इसका कंडीशन ई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, a1/a2 b1/b2 तो है लेकिन c1/c2 नहीं है। ठीक है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, लेकिन अभी आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए तीसरा है, एक दूसरे पर स्थित हो, यानी रेखा ऐसे हो और एक रेखा इसी पे आ जाए, दोनों रेखा इसी पे हो जाए ऐसे, तो क्या हो गया ये, इसका मतलब हो गया दोनों रेखा एक दूसरे पे हैं तो इनका अनंत हल होगा, अनंत समाधान होगा। इनके लिए कंडीशन क्या होते हैं, ये वाला कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं, सॉल्यूशन के नेचर के हिसाब से सॉल्यूशन का प्रकृति बताना है आपको। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है या बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे देगा, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और आपसे पूछ देगा कि संगत है या असंगत है, दो ही चीज होता है। तो संगत के लिए क्या होता है, संगत का मतलब हो गया जब पूछ रहा है कि संगत है कि, जैसे ही संगत होगा तो इसका एक हल होगा, एक या अनेक हल होगा, यानी इसका हल होना चाहिए। जब भी किसी समीकरण युग्म का कोई भी हल हो जाए, एक हल हो जाए अनंत हल हो जाए, जब हल एग्जिस्ट करेगा तो वे संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है, असंगत, जब इनका कोई भी हल ना हो, जब कोई हल ना हो तो इसे क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, कोई हल ना हो। इसको आप याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, इसी चीज को यहाँ बताया है। संगत किसको किसको बोलते हैं, तो संगत जब होगा जब एक हल होगा या अनंत हल होगा। और एक हल का कंडीशन क्या होता है, ये वाला, अनंत हल का कंडीशन क्या होता है, ये वाला। ठीक है, तीसरा क्या है, असंगत, दूसरा क्या है असंगत, सॉरी, असंगत में क्या होगा, जब रेखाएं एक दूसरे को पैरेलल हो जाएं, यानी इनका जब कोई हल नहीं हो तो इनको क्या बोलते हैं, इनको असंगत बोलते हैं, इनका इनमें कोई संगति नहीं है। आम भाषा में समझिएगा तो इनमें कोई संगति नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट इनमें नहीं है। तो एक कंडीशन तो याद रखना ही है, साथ में संगत असंगत को भी समझ लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, पहला, यदि समीकरण दिया रहे a1x प्लस b1y, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो समीकरण दिया रहता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, पहला तो हुआ कि रेखा प्रतिच्छेदी हो, ये क्या रेखा है, L1 L2, प्रतिच्छेदी है तो पहला क्या होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा जो बोलिए। और दूसरा क्या होता है, इसको दूसरा क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी तो हो ही गया, और दूसरा इसको बोलते हैं, इसमें इस संगत समीकरण युग्म है। संगत मतलब क्या, जब भी हल एग्जिस्ट किया, हल हुआ तो संगत समीकरण युग्म हो जाते हैं। और इनके लिए कंडीशन क्या होता है, हल होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब क्या हो गई, प्रतिच्छेदी है। इसी तरह दूसरा है, दूसरा क्या है, समांतर है, जैसे ही समांतर हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का दूसरा क्या मतलब होता है, दूसरा होता है असंगत है, इनमें कोई संगति नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या आता है, जो रेशियो होता है कोफिशिएंट का, a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा क्या है, एक ही रेखा है, एक रेखा ये और दूसरा रेखा इन्हीं के ऊपर ऐसे खींच दीजिए, तो खींचना पॉसिबल नहीं है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा इसका, एक दूसरे पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया इसमें, पहला तो होगा कॉमन पॉइंट को हल बोलते हैं, इसमें कितना कॉमन पॉइंट लग रहा है आपको, अनंत कॉमन पॉइंट है, तो इसका हो जाएगा अनंत हल, अनलिमिटेड हल, इनफाइनाइट हल, इसको वैसे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ए भी संगत हो जाएगा, जैसे ही हल हुआ तो समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इसका तीनों का रेशियो बराबर हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
सो क्या कीजिए, इसको नोट में करके लिख लीजिए। तीनों चीज जो हम बताएं उसको एक जगह पे आपको समझा दीजिए, बहुत MBBI है। जब भी हम नोट लिखाए तो उसको लिख ले, तो कंसेप्ट है वो। क्वेश्चन में नोट लिखाएं तो हम वहाँ कंसेप्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए, हल करने की विधि 5वां नंबर है। जो विधि होती है हल करने का, मेथड ऑफ सोल्विंग होता है, वो 4 तरह का होता है। पहला तो हम लोग ग्राफ विधि पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, उसके बाद विलोचन विधि पढ़ेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि पढ़ेंगे। 4 मेथड होते हैं। पहला होता है ग्राफ विधि। क्या? दोनों समीकरणों का को ग्राफ पर खींचकर उनका प्रतिच्छेद निकालते हैं। यानी दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए। और ग्राफ खींचते कैसे हैं यहाँ पे हम बताएंगे, ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा कम बताएंगे। ग्राफ खींचते कैसे हम कहाँ बताए हैं, बहुपद में बताए हैं। तो वहां से जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है, यानी रैखिक बहुपद बोलिए समीकरण बोलिए, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो रैखिक बहुपद का यानी समीकरण का वहां पे हम ग्राफ खींच के बताए हैं। दूसरा क्या है, वहां द्विघात का भी बताए हैं। द्विघात समीकरण या बहुपद बोलिए, उसका भी हम बताए हैं। और त्रिघात का थोड़ा सा, त्रिघात आपको पढ़ना नहीं है इसलिए हम इसमें ज्यादा नहीं बताए हैं, तो वहां ग्राफ बताए हुए हैं। बस याद रखिएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी 2 चर वाले, तो इसका हमेशा जो ग्राफ होगा एक्स जो रैखिक होगा, लीनियर होगा, एक सीधी रेखा होगा। ठीक है। लेकिन जो द्विघात होता है क्या होता है, यू शेप में होता है। त्रिघात क्या होता है, एस शेप में होता है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। उदाहरण दिया है, इसको बोल रहा है कि बताना है कि समीकरण युग्म संगत है क्या। यदि ऐसा तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। और संगत है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा आपको। संगत का मतलब होता है कि इनका हल एग्जिस्ट कर रहा है। संगत का मतलब क्या, संगति है इनमें, मतलब इनका हल है, इनका सॉल्यूशन है, इनका कॉमन पॉइंट है। ठीक है। या एक सॉल्यूशन होगा इसका, या अनंत सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है। अब आइए इसको ग्राफ विधि से सोल्व करते हैं। तो ग्राफ विधि से सोल्व कैसे करते हैं देखिए। पहला इक्वेशन से हम दूसरा इक्वेशन, तो पहले पहला इक्वेशन ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से हल लिखेंगे। तो ग्राफ खींचना है हमको, ऑब्वियस है। तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। यहां से y निकाल लीजिए। तो y कैसे निकलेगा, 3y इस साइड रहेगा, इधर x चल जाएगा, तो 6 माइनस एक्स, y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 ही y होगा। इसी तरह समीकरण 2 से निकाल लीजिए y। क्यों, क्योंकि हमको x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो क्या होगा, ये -3y, 2x को उस साइड ले जाएंगे तो 12 माइनस 2x। अब डिवाइड कर देंगे क्या, 3 से, तो 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा y। और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3। तो दो गो इक्वेशन मेरा आ गया। तो इससे हम क्या करेंगे, हमको टेबल बनाना है। टेबल फॉर्मेशन के बाद ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए टेबल बनाते हैं पहले। दो समीकरण है तो दो टेबल बनेगा, और दोनों का अलग अलग ग्राफ खिंचाएगा। ऑब्वियस है, दोनों का जो ग्राफ क्या होगा, रैखिक होगा। क्यों, क्योंकि रैखिक समीकरण का ग्राफ रैखिक होता है। रैखिक का मतलब से क्या है, रैखिक का मतलब यहाँ है, रैखिक का मतलब यहाँ है कि ग्राफ क्या है, सीधी रेखा है। अब एक्स और वाई को क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं। आइए, ये तो एक्स होगा, और ये वाई इक्वल टू जो निकाले हैं वो इसमें लिखना होगा। ये क्या होगा, एक्स होगा, और जो वाई इक्वल टू निकाले हैं वो इसमें लिखना होगा।
आइए प्रीवियस में चलते हैं। इसमें क्या है, 6 - x/3 है। 6 - x/3। इसमें क्या है, समीकरण 2 में क्या है, सॉरी 2x - 12/3। तो पराठे का कि नहीं भाई, तू 2x - 12/3। 2x - 12 / 3। अब x और वैल्यू y का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो मानते हैं x 0 है, जब x 0 कर देंगे तो y क्या आ जाएगा, आइए यहाँ निकाल लेते हैं। जैसे ही x 0 किया तो y क्या आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 6 - 0/3। 6 - 0 हो जाएगा 6/3, कितना हो जाएगा 2। तो जैसे ही 0 रखे x, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको यदि मान लीजिए ये पहला हो गया, ठीक है। अब एक और निकालना, हमको y 0 करना है, तो y 0 करने के लिए x कितना चाहिए, x 6 है। जब y 0 करना है तो x 6 रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं, जब x 6 रखेंगे तो क्या होगा। तो y इक्वल जैसे ही x 6 रखे तो 6 - 6 हो जाएगा /3। ऊपर 0 तो पूरा 0, यानी आ जाएगा कितना 0। तो वहीं तो लिखे 6, 0। तो ये पहला आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसी में निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं। हम क्यों निकाले x और y को 0 करके, क्योंकि हमको चाहिए कि x और y को ही कहाँ कहाँ काट रहा है। ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन निकालना थोड़ा आसान होता है, जनरली ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन जब भी पूछे तो आप पहले सॉल्यूशन निकाले बाकी विधि से, और उसी पॉइंट को रख के एक कॉमन पॉइंट को दर्शा दे ग्राफ में, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। x 0 करेंगे तो क्या होगा, देखिए x 0 करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x - 12/3। नहीं हो जाएगा ये कितना, -4। कैसे, ये देख लेते हैं। x 0 किया है, 2 × 0 -12 /3। ये कितना हो जाएगा, ये जगह 0 तो -12/3 कितना हो जाएगा, -4। वही तो लिखे हैं हम यहाँ पे। दूसरा क्या है, और y 0 करना है, तो y 0 करने के लिए क्या होगा, x इक्वल टू 6 रख देंगे ना हम, तो y 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं, y x इक्वल टू 6 रखे हैं, तो 2 × 6 -12 / 3। 6×2 = 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। यही तो लिखे हैं, दो दो पॉइंट आ गया। आइए हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो इनको हम मिटा देते हैं, आप चाहें तो इनको रख सकते हैं, ऑब्वियसली इनको रखना होगा आपको, लेकिन हमको टेबल को नेक्स्ट पेज में लेके जाना होगा, इसलिए हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ को। आइए थोड़ा सा हम ले लेते हैं फेवरेट और एक्स वाई कोऑर्डिनेट। आइए, क्या बोल रहा है, पहला है 0 और 2, एक्स में 0 यानी यहाँ, और वाई में कितना 2, यानी ई वाला पॉइंट है। इसके लिए हम लिख रहे हैं, हम इस समीकरण के लिए लिख रहे हैं, समीकरण 1 के लिए। यह किसके लिए, समीकरण 2 के लिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, एक्स में 2 है, एक्स में 6 है, वाई में 0 है। एक्स में 6 कितना आएगा यहाँ, वाई में 0, मतलब यही। अभी स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। ऑब्वियस है कि स्ट्रेट लाइन ही आएगा, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। क्या हो गया, ये मेरा, यही मेरा क्या हो गया, रेखा होता है तो रेखा तो ऐसे ही करते हैं, तीर लगाना पड़ता है। ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है 0, 2। और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 6, 0। और इस किसका ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये ग्राफ को हम क्या लिख सकते हैं, जो मेरा समीकरण है वही, क्या समीकरण है मेरा, किसका है, x + 3y = 6, यही लिखे हैं। ये किसका है, ये x + 3y = 6। x प्लस, तो इनको मिटाना पड़ेगा, बैक करने पे अंडू रीडू नहीं हो पाता है। x + 3y = c, ये पहला का समीकरण 1 का आ गया ग्राफ। आइए
अब दूसरा का ग्राफ देखते हैं, इनको रेड से ले लेते हैं हम दूसरा को। एक्स जीरो है, वाई माइनस फोर है, एक्स जीरो वाई माइनस फोर। तो भाई साहब तो नीचे चले गए हैं, तो मान लेते हैं क्या, अब सबको ऊपर करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ माइनस फोर है, कोई दिक्कत, यहाँ पे माइनस फोर है, क्योंकि ग्राफ को फिर हमको ऊपर करना पड़ेगा। ओके, समझ जाइएगा। ये क्या है, माइनस फोर। सिक्स जीरो है नहीं, सिक्स जीरो तो यही पॉइंट होगा, तो दोनों को मिलकर क्या बना देंगे, एक ग्राफ बना देंगे। दोनों को मिला के हम बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। और जो तीर रहेगा इसमें दोनों साइड रहेगा, लेकिन जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नीचे वाला पे तीर नहीं बना सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया, तीर हो गया। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इसको बोलेंगे जो सेकेंड इक्वेशन आपका है। सेकेंड क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व। तो ये हो गया टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व। तो सिक्स कॉमा जीरो ये इसके लिए भी हो गया क्या, कॉमन पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जहां पे काटेंगे, जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वहीं बिंदु इनका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया सिक्स कॉमा जीरो। ये लिख देते हैं, चूंकि दोनों समीकरण युग्म का ग्राफ यानी रेखा चित्र बिंदु सिक्स कॉमा जीरो पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी मिलते हैं या काटते हैं। इसलिए इनका एक ही हल, एक ही हल होगा, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या है, सिक्स कोमा जीरो है। ये क्या होगा, ग्राफिकल मेथड से हम सोल्व कर दिए। जैसे पैरेलल लाइन आता तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा था, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो क्या है, संगत है कि नहीं, ऑब्वियसली संगत है। अतः क्या है ये संगत युग्म है, ये संगत समीकरण का युग्म है। संगत तो है ही, जैसे ही संगत हुआ हम सोल्व कर दिए। आइए आगे चलते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि, इसको हम थोड़ा समझते हैं। आइए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, दूसरा क्या पढ़ा था, ग्राफिकल विधि। ये है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रखते हैं। इसे मान लीजिए ये समीकरण है, इसमें से हम x निकाल लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू कुछ ना कुछ आएगा, नहीं थ्री माइनस टू वाई हो जाएगा। और जो x का जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, y में आ जाएगा। तो यहाँ से y निकल जाएगा, जैसे y निकलेगा आप इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ग्राफिकल विधि से थोड़ा इजी होता है। आइए इसको हल करते हैं। हल जो पहले दिया है लिख दीजिए, सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इक्वल टू टू, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री है। अब देखिए समीकरण वन समीकरण टू, प्रतिस्थापन में क्या होगा, समीकरण वन या समीकरण टू से जिसमें से भी आपका मन करे कोई एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। लेकिन जो आसान है उसी से निकालिए, दूसरा वाला आसान है थोड़ा, एक्स का वैल्यू निकालना, इसीलिए हम एक्स का यहाँ से निकाल रहे हैं। समीकरण टू से, समीकरण टू से क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू वाई। जो टू वाई है इधर आ गया, तो इतना आ गया। अब देखिए समीकरण क्या करेंगे, समीकरण वन में एक्स का वैल्यू रखेंगे, समीकरण वन में एक्स का मान रखने पे क्या हो जाएगा, सेवन, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू वाई, क्या है माइनस फिफ्टीन वाई, तो ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू क्या है, टू है। अब देखिए गुना कर देंगे, तो सात गुना तीन कितना होता है, इक्कीस, माइनस का माइनस, सात गुना चौदह, चौदह वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस पंद्रह, पंद्रह वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। अब देखिए इक्कीस को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो पहले इसको जोड़ देते हैं, माइनस फोर्टीन वाई माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन वाई कितना हो जाएगा,
-29y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 21, यानी कितना हो जाएगा ये -19। इधर कितना बच जाएगा -29y, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 29y इक्वल टू 19। तो क्या हो जाएगा 29y इक्वल टू 19। यहाँ से y क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 19/29। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 से क्या कर देंगे, x प्लस 2y है, लेट मी चेक वंस, इक्वल टू 3। इसमें हम y का वैल्यू रख देंगे, जैसे हम y का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, y कितना आया है 19/29, यू कैन सी दैट इक्वल टू 3। अब क्या होगा यहाँ पे x इधर रहेगा, ये बाकी टर्म जाकर उधर माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 2 इंटू 19/29। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 29, इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 29, आई 2 19 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक गुना कर देंगे, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8 माइनस 38 डिवाइड बाई 29। ओके, या एक से निकाल रहे हैं हम, घटे तो कितना हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा 5 डिवाइड बाई 29। 17 में से 8 जाएगा 9, 59/29। इसलिए क्या होगा, इसलिए x इक्वल टू 59/29, y इक्वल टू 19/29, ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, यानी हल हो गया। क्या है ये, हल है। अब प्रीवियस में चलते हैं। अब एक चीज आपको और क्लियर कर देते हैं कि प्रतिच्छेदी हुए, ऑब्वियस एक सॉल्यूशन है तो प्रतिच्छेदी हुए। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a1x b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है a2x b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दोनों को तुलना कीजिए, ठीक है, इस समीकरण को और इस समीकरण को। अब समीकरण 1 और 2 से आपको क्या निकालना है, सारा कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल देना है। क्यों, कैसे, तुलना करके। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो a1 इक्वल टू हो गया 7, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, यहाँ देखिए -15, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 है जो प्लस में, उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा -2। हमेशा ध्यान देना है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को इस साइड लेके आना पड़ेगा बराबर के। जैसे ही 2 प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -2 होगा c1। इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा। अब दूसरा से देखिए, a1 क्या हो जाएगा, सॉरी a2, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो a2 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, b2 इक्वल टू क्या है 2 है, 7 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू क्या है, क्या 3 है यहाँ पे, नहीं, बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इनसे देखिए क्या आता है, a1/a2 निकालना है इक्वल टू b1/b2, यही निकालना होता है हमको। a1 कितना है 7, a2 कितना है 1, यहाँ देखिए 7 1, नॉट लाइक दिस एक्चुअली। a1/a2 b1/b2 अलग निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं। a1/a2 क्या हो गया 7 बाई a2 कितना है 1। अब देखिए दूसरा निकालना है b1/b2, b1 कितना है -15, b2 कितना है 2। यहाँ से दिख रहा है आपको बराबर है नहीं है, तो जैसे ही बराबर नहीं हुए इसका मतलब क्या हो गया। और हम सॉल्यूशन निकाल के भी देखेंगे कितना सॉल्यूशन था, इनका एक ही सॉल्यूशन था, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है ये। तो जैसे ही a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाते हैं। इनका क्या होता है, एक हल होता है मात्र, अद्वितीय हल होता है। यही तो मैं प्रूफ किया, प्रूफ हो भी गया। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, विलोपन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए विलोपन में क्या होता है, दो समीकरणों को जोड़ या घटाकर किसी एक चर को समाप्त कर देते हैं। उसमें तो हम क्या करते थे, एक्स और या वाई का वैल्यू किसी और समीकरण में पुट कर देते थे एक समीकरण से निकाल के। यहाँ देखिए हम यहाँ a2 का दोनों में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं कोफिशिएंट।
तो इसमें गुना कर देंगे क्या, इस समीकरण में a2 से गुना कर देंगे, इसमें क्या गुना कर देंगे, इसमें सॉरी खांसी हो रखा है, परेशान है। या यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे ही गुना करेंगे तो इसमें क्या किए, a2 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा a2 a1 प्लस हो जाएगा a2 b1 y। ऑब्वियसली x तो रहेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा a2 c1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में गुना करेंगे a2 से क्या 0 हो जाएगा, इसमें गुना कर रहा है a1 से तो क्या हो जाएगा a1 a2x प्लस हो जाएगा a1 b2 y प्लस हो जाएगा a1 c2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो x का कोफिशिएंट है इसमें जो x का कोफिशिएंट है a2 a1, इसमें है a1 a2, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 से जब 2 घटाएंगे तो ये घट जाएगा, जैसे ही घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण किस फॉर्म में आ गया, समीकरण आ गया आपका y के फॉर्म में, तो जैसे ही y के फॉर्म में आया तो यहाँ से y निकल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 b1 y माइनस a1 b2 y प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, वही तो हमको निकालना है। इसमें क्या करना है, इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा अच्छा से। आइए पिछला एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ये समीकरण दिया है इसी को ले लेते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं किस मेथड से हम। थोड़ा सा अजीब इक्वेशन है, सॉल्यूशन थोड़ा अजीब आ रहा है लेकिन फिर भी सॉल्यूशन आ तो रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। लेट मी टेक द ब्लैक, ब्लैक अच्छा होता है। अब समीकरण 2 में हमको x बराबर करना है दोनों में, तो समीकरण 2 में हम गुना कर देंगे 7 से, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने का मतलब नहीं है, बात बराबर ही होगा। तो समीकरण 2 में 7 से गुना करने पे, अब ध्यान दीजिएगा जब भी समीकरण में गुना होता है मतलब LHS RHS दोनों में गुना होता है तब बराबर होता है। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 7 इंटू क्या हो जाएगा 3, दोनों साइड गुना किए कट जाएगा तो बराबर ही आ जाएगा, समीकरण 2 ही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 14y इक्वल टू 21। अब देखिए समीकरण 1 माइनस 3 करने पे, अब समीकरण x बराबर आ गया तो x को हम घटा देंगे तो y में मेरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 घटा रहे हैं, 7x माइनस 15y, घटा किसको रहे हैं 7x प्लस 14y, समीकरण 3 जो है ये वाला मेरा इक्वल टू, यहाँ क्या है 2 है RHS में, 2 माइनस 21, यहाँ 21 है, तो क्या हो जाएगा देखिए 7x प्लस में 7x माइनस में कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 15y माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 14y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 19। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 29y जुड़ जाएगा दोनों इक्वल टू माइनस 90, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 19/29। जैसे ही आया तो समीकरण 2 में रख दीजिए y का वैल्यू, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है x प्लस 2y है तो y कितना आया मेरा 19/29, वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। तो ये सिमिलर चीज आ गया जो हम अब तक निकालते आए थे, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से मेरा आ जाएगा जो आंसर आया था, लेट मी चेक आंसर क्या आया था, फिफ्टी नाइन बाई 29। इसे कर सकते हैं, जवाब कम है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो 59/29, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या आ गया बराबर ही आ गया, एक्स आ गया 59/29 और वाई आ गया 19/29। यही क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन हो गया। ये कैसे निकाले हम, विलोपन विधि से। विलोपन विधि भी उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया हो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम विलोपन विधि से ही सोल्व करेंगे।
तो उस पर जो जगह नहीं है यहाँ ले लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्या है क्वेश्चन? उदाहरण 10 लिए हैं। उदाहरण लेते हैं कि आपका उदाहरण भी कवर जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका कंसेप्ट भी क्लियर है। बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को घटाने पर बनी संख्या का योग 66 है। दो अंकों की संख्या, तो मान लेते संख्या क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, इसे दहाई इकाई पे है, इकाई इकाई पे है, एक्स वाई हो गया। तो दो अंकों की एक संख्या हो गया, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। दोनों का योग कितना है, तो योग बोल रहा है 66 है। तो यहाँ क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 10x+y। दहाई पे होता है तो ऐसे ही लिखते हैं। मानिए यहाँ पे आपका 12 दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10 + 2, नहीं लिखेंगे ना। यहाँ 32 दिया है तो कैसे लिख सकते हैं, 3, सॉरी 3 × 10, यानी दहाई पे जो होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, 10 जोड़ते हैं। इसी तरह 320 होता है, तब इसको लिख देंगे 3 × 100 + 2 × 10 + 0। यही तरीका होता है लिखने का संख्या को। तो वही सेम कंसेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, तो इसको लिख देंगे 2x 10x+y। अब बोल क्या रहा है, इसका जोड़, इसको उलटने पर जोड़ आएगा 10y+x। दोनों का जोड़ कितना है, 66 बोल रहा है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो इसका मतलब x-y = 2 हो तो क्या, संख्या ज्ञात करना है। दो इक्वेशन आ गया यहाँ से, 1 और 2, और दोनों क्या है, रैखिक समीकरण है। यहाँ से संख्या ज्ञात कर दीजिए आराम से। आइए क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा अच्छे से सोल्व करते हैं क्या। माना कि दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई है। दो अंकों की पहली संख्या, एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x+y, इसे कोई दिक्कत तो है नहीं। और दूसरी संख्या क्या है, दो अंकों की है। तो दूसरी संख्या जो कैसे बन रहा है, दूसरी संख्या इसको पलटने से बन रहा है, मतलब वाई एक्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10y+x। बताए हम क्यों इसे लिखने हैं, और बताइए। दोनों का योग बोल रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66 है। कितना है, 66 है। और दोनों संख्या हम क्या लिखे हैं, पहला है 10x+y, यही है ना। इसका योग कितना है, 10y+x। और दोनों का योग कितना है, 66 है। इसका मतलब यही हुआ क्या। अब आइए जोड़ देते हैं, 10x
प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x, y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा, 66 आराम से कट जाएगा, 11 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 66 हो जाएगा, क्या वो कट जाएगा ये 11 छक 66, इतना तो आता ही होगा मुझे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्या लिख देंगे, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आइए दिया, और क्या दिया है, दो संख्याओं के अंकों का अंतर, अंक मतलब डिजिट है उसका अंतर बोल रहा है, दिया है, ये भी क्या है दिया ही है। यदि दो संख्या के, इसका अंतर मतलब दिया है दो संख्या के अंकों का अंतर, कितना है 2 है, आई थिंक 2 ही है, या 2 है। इसको लिखेंगे कैसे, x माइनस वाई, यही दो अंक से बना है दोनों संख्या, 2 है, समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 2 और 1 से हम विलोपन भी सोल्व करके बताते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पे, अब देखिए 1 और 2 को जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको देख के ही मालूम चलना चाहिए कि एक में y है एक में माइनस वाई है, जैसे जोड़ेंगे तो y वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो y माइनस में y प्लस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा x कट जाएगा तो y में आंसर आ जाएगा, लेकिन देखने से मालूम चल रहा है कि y कट सकता है, इसलिए डायरेक्टली हम जोड़ दिए। तो x प्लस वाई समीकरण 1 से यहाँ से इसमें जोड़े हैं, क्या दोनों का हम LHS जोड़ रहे हैं, तो प्लस x माइनस वाई, अब दोनों का RHS जोड़ देंगे 6 प्लस 2, यही तरीका होता है। एक और तरीका होता है कि दोनों समीकरण को आमने सामने लिख घटा के आप लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे चाहते हैं। तो y प्लस वाई माइनस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या जाएगा, छेदु कितना हो जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 4 मतलब है, इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब आइए समीकरण 1 में इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, समीकरण 1 से x प्लस वाई है, तो x कितना आया है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, इसलिए क्या आ गया x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। तो क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है प्रीवियस, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है एक्स वाई है पहली संख्या, दूसरी तो उलटने पे आया है, तो पहली संख्या हमको निकालना है, इसलिए पहली संख्या, पहली संख्या क्या है एक्स वाई है, तो एक्स आया कितना है 4 और वाई कितना है 2, यही क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो समझ गए, विलोपन विधि थोड़ा सा आसान होता है और प्रतिस्थापन भी आसान है, लेकिन ग्राफिकल विधि थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चौथा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद एनसीईआरटी में दिखा नहीं हमको, तो लगता है इसको हटा दिया है, लेकिन मेरे टाइम पे था, अभी ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आगे पढ़िएगा आप 11th-12th, तो उसमें शायद आपको मिल सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम होता है, समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जो होता है ऐसे लिखते हैं, और इसमें एक्स वाई निकालते कैसे हैं, देखिए एक्स बाई बी वन सी टू बाई बी टू बाई सी वन इक्वल टू वाई बाई सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू 1 बाई बी वन बी टू माइनस बी टू बी वन। तो ये क्या है सब, ये सब कांस्टेंट है, मालूम है वैल्यू में आएगा 1 2 3 4 5 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से x निकल जाएगा, x क्या हो जाएगा यहाँ से निकालिएगा, तो डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इंटू गुना में आ जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से आपका x आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से y आ जाएगा,
तो ये थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं पहले वो समझ लीजिए। आइए इसको मिटाते हैं। देखिए, तो ट्रिक थोड़ा बताते हैं कि लिखना कैसे है आपको। देखिए, पहला तो एक्स लेना है आपको, और एक्स का जो नीचे वाला जो डिवाइड होगा, जो इसका हर होगा, उसमें क्या होता है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट नहीं रहेगा। उसी तरह वाई जब लिखिएगा तो वाई का कोफिशिएंट नहीं रहेगा। जब कांस्टेंट टर्म निकालिएगा तो इसमें क्या C1 C2 नहीं रहेगा। आइए, तो बाकी गुना में लिख दीजिए, B1 C1 कर दीजिए, यही बचा A1 छोड़ के, ये हो जाएगा B1 BC BC। हम माइनस में तो रहेगा ही, ये हुआ कैसे, पहले 1 2 कर दीजिए, फिर 2 1 कर दीजिए, इक्वल टू, फिर वाई, और जैसे ही वाई इक्वल टू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए, जैसे ही वाई इक्वल टू लिखिएगा, अब यहाँ पे B1 B2 नहीं रहेगा, तो बच क्या गया, ए सी बच गया, यानी सी ए बच गया। तो कैसे लिखेंगे, सी ए, पहले तो लिख देंगे सी ए, माइनस रहेगा, यहाँ पे 1 2 2 1। अब कांस्टेंट वाला बात कर रहे हैं, C1 C2 का बात कर रहे हैं, तो कैसे निकलता है, 1 कर देंगे, और C1 C2 को छोड़ के बाकी यहाँ सब रहेगा, तो कौन रहेगा, ए बी, माइनस ए बी, 1 2 2 1। अब यहाँ से x निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए आराम से। आइए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। ये जो दिया है इसको बोल रहा है विलोपन से सोल्व करने के लिए, एग्जाम्पल 9 ही हम ले लिए हैं इसमें भी, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे किसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसको, जो कि आपके सिलेबस में अब शायद नहीं रहा है। लेकिन ये भी एक इजी मेथड हमको भी लगता है, लेकिन थोड़ा B1 B2 C1 C2 याद रखना मुश्किल होता है, तो उसको ट्रिक से समझना, जैसे हम बताएं उसे याद रखिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगा। आइए एक्स लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें ए वाला टर्म नहीं आएगा तो बी वाला आएगा, बी सी माइनस, इसमें हो जाएगा 1 2 2 1। अब दूसरा वाई की बात करेंगे तो वाई में बी नहीं आता है, बाकी सब आता है, तो इसमें हो जाएगा सी ए 1 2 2 1। इसमें क्या आता है, इसमें आएगा ए बी आएगा इसमें, यानी सी नहीं रहेगा, बी ए बी लिखेंगे कैसे, 1 2 2 1। आइए अब पुट कर देते हैं वैल्यू को, एक्स डिवाइड बाई B1 क्या है, यहाँ पे B1 ई है 3 है, C2 क्या है, C2 देखिए क्या है, -7 है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 है। इसको ध्यान देना है कि -7 है कि 7 है, एक बार लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, माइनस B2 क्या है, 6 है, C1 क्या है, C1 यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, C1 यहाँ -8 है, 8 नहीं है, क्योंकि बराबर का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। y इक्वल टू C1 A2, तो C1 क्या है, -8 है, A2 क्या है, 4 है, या माइनस तो रहेगा ही, C2 क्या है, -7 है, A1 क्या है, 3 है। अब यहाँ देखिए A1 क्या है, 2 है, B2 क्या है, 6 है, 2 इंटू 6 डिवाइड माइनस A2 क्या है, 4 है, B1 क्या है, 3 है, 4 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, x डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा, तो ये -8 है, तो 7 तिरका -21, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 8 छक 48, इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 8 चौका 32, माइनस तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस, 7 तिरका 21, इक्वल टू 1/, 6 दूना 12 माइनस 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, आर यू किडिंग। A2, ये तो A2 B1 है, A2 है 4, B1 है 3, A1 कितना है, A1 B2, A1 है 2, लेट मी, A2 B1 तो 0 या तो इन्फिनिटी हो जाएगा, हाउ इज पॉसिबल।
लेट मी चेक वंस। a1/a2 4, 3/6, दो दूना 4, तीन दूना 6। ओ माय गॉड, क्या हो जाएगा ये? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से x कितना आएगा? x भी इन्फिनिटी आ जाएगा, y भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये थोड़ा हम एग्जाम्पल ही सही नहीं लिए मुझे लगता है। ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित रेखा है, मतलब एक दूसरे पर स्थित है, संपाती है, पैरेलल में नहीं है, संपाती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका अनेक सॉल्यूशन हुआ, इसीलिए x इक्वल टू इन्फिनिटी आया, y इक्वल टू इन्फिनिटी आया। तो इनका क्या है? अनेक सॉल्यूशन है। लेकिन आप इसी मेथड से आप निकाल भी सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू होता है। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले कंसेप्ट क्या क्या पढ़े हम, कंसेप्ट क्या क्या देखें। पहले तो देखें कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है, फिर देखें रैखिक समीकरण क्या होता है। देखें हम लोग इस सब चीज को, जिसमें LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो क्या है? समीकरण है। और रैखिक मतलब क्या है? जिसमें एक ही चर हो, 2x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरा क्या पढ़े? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले का मतलब क्या हो गया? पावर तो एक ही होना चाहिए चर का, यानी वेरिएबल का, लेकिन क्या होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। 2x + y इक्वल टू 0 क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा क्या पढ़े हम? दूसरा पढ़े कि रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो समीकरण जब दिया रहे तो इनमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला तो ये रेखा प्रतिच्छेदी हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं? दूसरा समांतर हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकते हैं? समपाती हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे पे आश्रित हो सकते हैं। मतलब पहला रेखा दूसरी रेखा दोनों सेम ही रेखा हो। तो प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा, यानी एक हल होगा। समांतर होगा तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और संपाती होगा तो क्या होगा? अनेक हल होगा, यानी इनफाइनाइट इनफाइनाइट हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। जैसे ही कोई हल होता है तो क्या बोलते हैं उसको? संपाती बोलते हैं, यानी संगत बोलते हैं, सॉरी संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। तो दोनों क्या हो गया? संगत हो गया। लेकिन ये क्या होगा? कोई हल नहीं हुआ जैसे, तो क्या बोलते हैं उसको? असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। तीसरा क्या पढ़े? तीसरा पढ़े मेथड पढ़े कि कैसे सोल्व करते हैं, मेथड टू सोल्व। तो क्या 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 पढ़े? पहला पढ़े ग्राफ मेथड। दूसरा पढ़े प्रतिस्थापन मेथड। तीसरा क्या पढ़े? विलोचन मेथड। चौथा क्या पढ़े? चौथा पढ़े क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि अब आपके सिलेबस में शायद नहीं है। इसी के साथ कंसेप्ट का जो वीडियो है समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली कौन सा शुरू करेंगे? 4.1। और इसका एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे डिटेल में। फिर प्रश्नावली 4.2 लेंगे, फिर प्रश्नावली 4.3 लेंगे। इस तरह से सारा प्रश्नावली को हम लोग खत्म कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।